गृह मंत्री राजनाथ जी स्वागतम स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम राजनाथ जी स्वागतम वंदे मातरम बीजेपी से पश्चिम बंगाल का तृणमूल सरकार कितना पैसा माही है उके में बताए चाहन से यहाँ से मध्य में भी चल আপনারা যারা সামনে আছেন সবাই ভোট নাই এই আমাদের কে পক্ষে তাদের পিছনে আমি এটা বলছি না উত্তরবঙ্গ সংবাদ বলছে নেতা ও পুলিশের মিলিত তোলাবাজি দেখতে কি যে আসাম 500 টাকা নয় প্রতিদিন কত করে তোলা হচ্ছে 8300 টাকা করে জোরে বলতে হবে বলুন যে আমরা তোলাবাজ সরকার চাই না আমরা তোলাবাज मेदिनीपुर में 7 जन आदिवासी में मर रहे हैं लेकिन एक पैसा नहीं একটা গল্পের মধ্য দিয়ে আপনারা দেখবেন ব্রিগেডে একটা সভা হয়েছিল ওখানে অনেক চোর চারটা নেতারা ভাবা হচ্ছিল ঘোটালা কিং লালু প্রসাদ যাদব তার ছেলে ওই মঞ্চে আসার আগে भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जी शर्मा गौतम के दिए और आप सबके लोकप्रिय विधायक श्री मोहन देवदा और आदिवासी नेता श्री जाम बाबा जिले के तीनों महामंत्री पंजाब मोर्चा के श्रीमती सरकार जिला पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आप लोगों के सामने मैं खड़ा हुआ। पश्चिमी बंगाल में कई सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार किसी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। जो मैं अपनी आंखों के सामने ये हुजूम देख रहा हूं तो मंगल उत्साह देखने के बाद ये मुझे साफ महसूस हो रहा है अगले विधानसभा का जो चुनाव होगा मेरे बहनों भाइयों सरकार बनेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होगा तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। पश्चिम बंगाल की धरती ये महान सपूतों की धरती है। कौन भूल सकता देवेंद्रनाथ ठाकुर, कविंद्र रविंद्र, काजी नजरुल इस्लाम, माइकल मधुसूदन दत्त, महर्षि अरविंद, बटकेश्वर दत्त जैसे महापुरुषों ने यहाँ पर पुनर्जागरण करने का काम किया था। विद्वत्ता के मामले में देखा जाए कौन इस सच्चाई को नकार सकता है। पश्चिमी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए यमन राय ने सोवियत रूस की मां की कोख से पैदा हुआ। मेरे बहनों भाई आज हम राष्ट्रगान जनगणमन वंदे मातरम गाते हुए एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की अनुभूति करते हैं। यह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत लिखने का काम भी यदि किसी धरती के सपूतों ने किया है तो इसी पश्चिमी बंगाल की धरती के सपूत रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही किया है। मेरे बहनों भाइयों ऐसे महान पुरुषों की यह धरती पश्चिमी बंगाल है। लेकिन लंबे समय तक जब आजादी हासिल हुई आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद सीपीएम की लगभग 35-36 वर्षों तक लगातार आपने हुकूमत देखी और पिछले कई वर्षों से 8 वर्षों से आप यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को देख रहे हैं। बहनों भाइयों बर्बाद कर रहे हैं इस पश्चिमी बंगाल को। इस पश्चिमी बंगाल का गौरव, इस पश्चिमी बंगाल की महिमा इसको समाप्त किया है इन राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वह सीपीएम रही हो, कांग्रेस रही हो,
चाहे आज वह तृणमूल कांग्रेसी क्यों न हो। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के सपनों को चकनाचूर किया है तृणमूल कांग्रेस ने और सीपीएम ने, मेरे बहनों भाइयों। और आज मैं आपको भरोसा दिलाने जा रहा हूं, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि हम इस बंगाल को फिर से सोनार बंगला बनाकर ही दम लेंगे बहनों भाई। तो पश्चिमी बंगाल में हम यहाँ की गरीबी को दूर करेंगे, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब, क्या पश्चिमी बंगाल की गरीबी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दूर की है या नहीं की है? मैं आपसे पूछना, हाथ उठाकर बतलाइए। आप नौजवानों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो रोजगार आपके हाथों को मिलना चाहिए, क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने आपको हाथों को रोजगार मुहैया कराया है या नहीं कराया है? सारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में जो पश्चिम बंगाल जाना जाता था, आज वो बंगाल नारदा कांड के लिए जाना जाता है, शारदा कांड के लिए जाना जाता है। ऐसे हालात तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने यहां पर पैदा कर दिए हैं। लगता है कि बहनों भाइयों, यहां के लोकतंत्र को ही वो समाप्त कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि यहां के लोकतंत्र की ऐसी हालत बना दी है, पश्चिम बंगाल में लगता है लोकतंत्र ये शोकतंत्र में बदल गया है। ऐसी स्थिति तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर पैदा कर दी है। होगा तो सारी की सारी सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरने जा रही है पश्चिमी बंगाल में। आज इतनी बड़ी भीड़ जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि आज मैं इस स्थान पर किसी सभा को यदि संबोधित करने के लिए आया हूं तो इतना बड़ा लोगों का हुजूम हमको देखने को मिलेगा। मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस को भी, सीपीएम को भी और तृणमूल कांग्रेस को भी बताना चाहता हूं, अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हवा ही नहीं चल रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, यहाँ के बहादुर जवानों की बेरोजगारी को हम दूर करना चाहते हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं को भी यहां पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार लागू नहीं कर रही है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहां की सरकार हमारी मदद को ले नहीं रही है। हम लोगों ने फैसला किया कि हम सारे देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी यहां की सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। आप तो बताओ क्या कारण है कि हमारा पश्चिम बंगाल आज इतनी तेजी से पिछड़ता जा रहा है? क्या इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने आपकी सरकार बनाई थी? क्या पश्चिम बंगाल को तबाह कर देंगी, पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देंगी? बहनों भाइयों, टीएमसी की सरकार बनने के बाद आज पश्चिमी बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और ये महसूस कर रही है कि टीएमसी ने उसे धोखा दिया है मेरे बहनों भाई। और मुझे याद है जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय चुनाव के दौरान बराबर टीएमसी के नेताओं ने मां, माटी और मानुष की बात कही थी। लेकिन आज हालात यहां पर ऐसे हो गए हैं, न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है मेरे बहनों। इस सरकार से तुलना कर लो, जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के कैसे हालात हैं, और पश्चिम बंगाल में इस टीएमसी की सरकार ने कैसे हालात बनाकर रखे। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश पड़ोसी देश है आपके देश में आ रहे हैं, क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता है? हम यहां पर सारे बॉर्डर पर फेंसिंग लगाएंगे, यहां पर तार लगाएंगे, हम चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसी अवैध घुसपैठिए को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन बराबर टीएमसी से प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। और हम लोग केवल यहां पर फेंसिंग ही नहीं लगाना चाहते,
पश्चिम बंगाल की सरकार हमको जमीन मुहैया करा दे। वर्षों से हम कह रहे हैं कि हमको जमीन दो ताकि हम पूरे बॉर्डर की फेंसिंग करा दें, पूरे बॉर्डर को हम सील कर दें। लेकिन उसमें भी जो सहयोग मिलना चाहिए बहनों भाइयों, वह सहयोग नहीं मिल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, नहीं मिलेगा तो हमने एक नई व्यवस्था, मैं इजराइल गया था, इजराइल जाने के बाद हमने देखा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भारत और बांग्लादेश की सीमा को पूरी तरह से सील करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हम इसलिए सील करना चाहते हैं ताकि अवैध घुसपैठिए भारत में न घुस सके, हमारे पश्चिमी बंगाल में न आ सके। कैटल स्मगलिंग, पशुओं की तस्करी न होने पाए, ड्रग की स्मगलिंग न होने पाए, नकली नोटों का कारोबार बंद हो जाए, यह हम चाहते हैं। लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी यह सरकार राजनीति कर रही है। कारण यह हो गया है कि आप देख रहे हैं यहां जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिगड़ रही है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे हो गए एंटी नेशन और एंटी सोशल, यह मिलकर पश्चिम बंगाल के हालात को खराब करने पर यह पूरी तरह से आमादा है। मैं कहना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की यहां की सरकार से, मेरे बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस भी पश्चिम बंगाल में बंद होना चाहिए। यह मैं अपील करना चाहता हूं। राजनीति में अवैध घुसपैठिए भारत में न घुस सके, हमारे पश्चिम बंगाल में न आ सके। कैटल स्मगलिंग, पशुओं की तस्करी न होने पाए, ड्रग की स्मगलिंग न होने पाए, नकली नोटों का कारोबार बंद हो जाए, हाईवेज और वाटरवेज का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ किया है। मेरे बहनों भाई, वाटरवेज यानी पानी में कंटेनर चलेंगे, पानी में जहाजें चलेंगी, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़कों के माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि वाटरवेज के माध्यम से जाएगा, नदियों के माध्यम से जाएगा। ऐसे 14 स्थान, भले ही यहां की सरकार का सहयोग हमको न मिल रहा, 14 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए। बंगाल के लोगों के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की अच्छी है उसे तो लागू कर दीजिए, और कोई करिए तो मत करिए। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल का गरीब बीमारी के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है, उसकी कोई चिंता नहीं करने वाला होता है। तो कम से कम इतना तो कर दो कि आयुष्मान भारत योजना तो लागू कर दो यहां पर, ताकि 5 लाख रुपए तक का हर साल का मुफ्त इलाज हमारे पश्चिम बंगाल के बहनों भाइयों का। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सारे देश में लागू हो गई, लेकिन टीएमसी की सरकार यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं कर रही है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की क्या हालत है? चाय बागान में काम करने वाले कोई हमारे यहाँ पर भाई बहन है? चाय बागान में काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए बहनों भाइयों, वह न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। और एक्सीलेटर दबाएगा कोई और। तो बहन जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं, ममता दीदी को, किस महागठबंधन के चक्कर में मत पड़िए, ये गाड़ी नहीं चलने वाली है। और एक हमारी और बहन जी है हमारे राज्य की, वो ब्रेक दबा देंगे, ये चलने वाली नहीं है। बहनों भाइयों, कल का बजट का भाषण सुना था आपने हमारे वित्त मंत्री का? कल सुना था। जिन लोगों की 5 लाख रुपए तक की आमदनी है उनका इनकम टैक्स माफ, और जो हमारे मजदूर हैं 15,000 रुपए तक कमाते हैं बहनों भाइयों, हमारी केंद्र की सरकार ने फैसला किया है 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद 3,000 रुपए हर महीने में पेंशन दी जाएगी। यह भी फैसला, जैसे आप गांव में खेती करते हैं वैसे मैं भी खेती करता हूं, हमारे परिवार भी, मैं भी किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं मेरे बहनों भाइयों, आप ही जैसा। हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया है तो ऐसा नहीं कि आगे से क्या करेंगे, 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है। चाहे सारे ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है
उनको हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक के खाते में डाल दिया जाएगा। अब जल्दी से आपको 2-2 रुपया 3 किस्त में डाला जाएगा, 2-2 करके, और 2,000 रुपया अभी कुछ ही महीनों के 1-1.5 महीने के अंदर आपके खाते में पहुंच जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप लोगों को गैस सिलेंडर मिल गया है कि नहीं मिला है? मिला है? वेरी गुड। इधर जरा बताइए, मिला है कि नहीं? किधर? अरे वाह, बहुत अच्छा। अरे वालियों, यह भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ही आपको दिया है। और जो घर बचे रह गए हैं, जिनको अभी तक यह सिलेंडर, गैस सिलेंडर नहीं मिला है, उनको भी 1 साल के अंदर ही उनके घर तक पहुंच जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार का यह हालत है। इतनी तेजी से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। आज विश्व में, यह मैं नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस सच्चाई को स्वीकार करता है। विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो बहनों भाइयों, हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी इस कंट्री की हो, इंडिया की हो गई है। मेरे बहनों, जीडीपी की ग्रोथ रेट तेजी के साथ बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। सभी सच्चाई को स्वीकार करते माताएं बहनें यहां बैठी हैं। इनको देखने के बाद मुझे याद आ गया कि जब कोई माँ बहन कहीं पर काम करती है, नौकरी करती है, यदि डिलीवरी हुई, बच्चा यदि पैदा हुआ, तो उसके लिए पहले 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। अब हमारी सरकार ने 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, 6 महीने तक माताओं बहनों 26 सप्ताह कर दिया, ताकि चच्चा और बच्चा, माँ और बेटा बेटी सभी स्वस्थ हो, माँ ठीक तरीके से अपने बच्चे की देखभाल कर सके। इसके लिए हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की। बहनों भाइयों, आप सबके आशीर्वाद से हमारा भारत देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। आपने देखा 2017 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे कुछ सेना के जवानों को भारत की सीमा में घुसकर मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ निश्चय के साथ फैसला किया और हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर एक एक का सफाया करने में कामयाबी हासिल की है। बहनों भाई, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री हूं इस देश का। 2014 में गृह मंत्री बना। सितंबर में पाकिस्तान में कि वहां के रेंजर्स ने गोली चलाकर हमारे 5 जवानों को मार डाला। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैंने टेलीविजन पर यह खबर देखी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल को टेलीफोन मिलाकर मैंने पूछा कि मैं आंखों के सामने क्या देखा। उन्होंने कहा कि साहब, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान रेंजर्स ने गोली चलाई है, हमारे 5 जवान मर गए। मैंने पूछा कि हमारी फोर्स ने क्या किया। उन्होंने कहा कि साहब, हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा क्या होता है? उन्होंने कहा साहब, एक पहले से परंपरा चली आ रही है, जब पाकिस्तान गोली चलाता है तो हम लोग सफेद झंडा दिखाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब, इसका मतलब कि हम पाकिस्तान को यह मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, जय पाकिस्तान, तो हमारे पड़ोसी हो, हम तुम पर गोली नहीं चलाएंगे, हम तुमसे बात करना चाहते, हम फ्लैग मीटिंग करना चाहते। तो मैंने पूछा कि 16 बार व्हाइट फ्लैग दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान ने उसका क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा साहब, अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है तो आगे आपने क्या सोचा? उन्होंने कहा साहब, एक बार 17वीं बार और हम सफेद झंडा दिखाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान यदि जवाब नहीं देगा तो फिर हम भी गोली चलाएंगे। भाइयों,
तुरंत हमारा भी खून गर्म हो गया और मैंने कहा कि डायरेक्टर जनरल, मेरा आज से और अभी से स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अब तो 17वीं बार सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए और आगे के लिए भी हमारा यह आदेश है। पहली गोली, क्योंकि वह पड़ोसी है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर हालात बदल गए। बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया। भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ बढ़ रही है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, 7th पे कमीशन के आधार पर आपकी सैलरी मिल रही है कि नहीं? 7th पे कमीशन के आधार पर हमारी सरकार आएगी तो 7th पे कमीशन के आधार पर यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। भाइयों, समस्याएं बहुत हैं। यदि मैं सारी समस्याओं की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही अपील करने के लिए आए हूं मेरे बहनों भाइयों, इस हमारे सोनार बांग्ला को जो कंगाल बांग्ला बना दिया है टीएमसी ने, सीपीएम ने, एक बार अवसर दो, समर्थन दो, प्यार दो। हम इस पश्चिमी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर ही दिखाएंगे बहनों भाइयों। यही अपील करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দূর দূরান্ত থেকে ফালাকাটাবাসী এবং জনসাধারণ যেভাবে